हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन की ये जो टेस्ट योरसेल्फ सीरीज चल रही है, इसका ये 10th वीडियो में लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम 50 जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल स्टडीज़ उसको बोल सकते हैं, उसके हम 50 क्वेश्चंस 50 प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो ये आपको दे रखा है, इधर ये शासक के नाम दे रखे हैं जो राजा हुआ करते थे, और ये दे रखे हैं जो विदेशी यात्री किस किस के शासनकाल में आए थे। आपको बताना है कौन सी जोड़ी गलत है। तो अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिच आया था। रॉल्फ फिच आया था, ये फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला इंग्लिश पर्सन था, यानी कि पहला अंग्रेज व्यक्ति था। तो ये सही हो गया। नेक्स्ट आता है दारा शिकोह के शासनकाल में मनुची आया था। बिल्कुल सही है, दारा शिकोह के शासनकाल में मनुची आया था, और ये एक वेनिस से आया था, ये एक वेनिस का यात्री था। नेक्स्ट आता है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो आए थे। बिल्कुल सही है, हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है शाहजहां के शासनकाल में जूडान। नहीं, जूडान आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक का नाम बताइए। भारत में पुर्तगाली संस्थापक का पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्फांसो दी अल्बुकुर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। ये शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जिनको कि रामानुज भी बोलते थे, और चैतन्य, इन तीनों के बारे में आपको क्रम बताना है कि सीरियल कौन सा सही है। तो जहाँ तक सही की बात आती है तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब सबसे पहले शंकराचार्य हुए थे, ये लगभग इन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। उसके बाद जो हुए थे वो रामानुजाचार्य हुए थे, और उसके बाद निम्बकाचार्य हुए थे, उसके बाद माधवाचार्य, स्वामी रामानंद, दादू दयाल, कबीर, गुरु नानक, और सबसे आखिर में हुए थे चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो सही सीरियल है वो शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य का है। शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के, रामानुज जो थे वो थे विशिष्ट द्वैतवाद के, और जो चैतन्य थे उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया था, ये कृष्ण भक्ति वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था। जो अश्वघोष था वो किसके समकालीन था। आपको ऑप्शंस में से अपना सही आंसर मार्क करना है। तो जो अश्वघोष था वो वसुमित्र कनिष्क के समकालीन हुआ करता था, क्योंकि ये कुषाण शासनकाल में कनिष्क के समय में ही कश्मीर के कुंडल वन में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसमें ये आया था अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, और डी महापद्मनंद। इसमें आपको सही आंसर अपना मार्क करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपरो परशुराम, यानी कि परशुराम जी का दूसरा अवतार। इसका मतलब होता है परशुराम का दूसरा अवतार। तो ये जो कहा जाता था वो महापद्मनंद को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, निम्नलिखित में से किस कानून में पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। यानी कि सबसे पहले विधान परिषद किस में बनाया गया था, किस चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853 में विधान परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है, निम्नलिखित में से कौन आईएनए अधिकारी कैप्टन पीके सहगल, कैप्टन शहनवाज खान, कैप्टन जीएस ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव के पक्ष में आए थे। जो आईएनए मुकदमे थे, आईएनए अधिकारी थे, तो उनके खिलाफ मुकदमे लगाए गए थे। तो उनके बचाव पक्ष में कौन कौन आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई ऐसे थे जिन्होंने इनके खिलाफ जो मुकदमे लगाए गए थे उसके बचाव पक्ष में रहकर उनकी वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया गया था। सबसे पहली चीज़ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 6 अप्रैल 1930 को, जो कि दांडी मार्च से शुरू हुआ था, नमक कानून तोड़कर गांधी जी द्वारा। लेकिन ये ख़त्म क्यों कर दिया गया था। ये ख़त्म किया गया था 1932 में, 1934 में। ऑप्शन नंबर डी, 1934 में ये समाप्त कर दिया गया था। लेकिन क्यों समाप्त किया गया था, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, और भारतीयों के साथ जो दमन किया जा रहा था, जो कहीं पर भी कोई आवाज़ उठा रहा था अंग्रेज उसको दबा दे रहे थे। तो उससे प्रभावित होकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबद्ध है। ऑप्शन नंबर
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह। अब ये क्यों है? जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा था ये सबसे पहले भगत सिंह ने इसका प्रयोग किया था, जबकि इसकी रचना की गई थी मोहम्मद इकबाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। इसमें आपको कथन और कारण दिया हुआ है। तो जो कथन है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, और जो कारण है यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। आपको ऑप्शंस ए बी सी डी में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन जो कथन दिया हुआ है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो कारण दे रखा है कि इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ऐसा नहीं था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है, पार्कलैंड वनस्पति इसकी क्या विशेषता होती है? जो पार्कलैंड वनस्पति होती है इसकी क्या विशेषता होती है? ये सवाना वनों में पाई जाती है। सवाना वन कहाँ होते हैं? अफ्रीका में। ये अफ्रीका के सवाना वनों में पाई जाती है, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? रिक्टर पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, पीएच पैमाने में या सेल्सियस पैमाने में? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आता है, ये आपको सुमेलित करने हैं। ये जो एल्यूमिनियम कंपनियां सूची 1 में दे रखी है, सूची 2 में उनकी स्थिति दे रखी है। तो इनको जब सुमेलित करेंगे तो इसका जो बाल्को जो है, बाल्को का सही मैच हो जाएगा कोरबा। बाल्को है कोरबा में और हिंडाल्को है रेणुकूट में। हिंडाल्को हो जाएगा रेणुकूट यानी कि 4th। और जो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है ये हीराकुंड उड़ीसा में है, और जो नाल्को है वो कोरपुट में है। ये भी कोरपुट भी उड़ीसा में ही है, तो ये नाल्को कोरपुट में है। तो ये हमारे जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए का 4 और नहीं, ए का 2, बी का 4, सी का 1। देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा सही होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आता है, गर्म जल स्रोत दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी जो ज्वालामुखी है ये गलत दे रखा है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में ना होकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में है। जो गर्म जल स्रोत ज्वालामुखी के नाम से है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 का जो सदस्य नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी स्पेन हो जाएगा, स्पेन नहीं है। अब G8 के जो सदस्य हैं उनके हम नाम जानते हैं। सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। ये तो हो गए G7। G8 में रूस फिर शामिल किया गया था। तो इस तरीके से G8 में मतलब 8 सदस्य थे, लेकिन जो अभी रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध किया गया था तो G8 से उसको हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी उसका नाम G8 है उस ग्रुप को, लेकिन उसमें अब 7 मेंबर्स हैं। तो ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आता है, बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? तो जो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा महाराष्ट्र में। इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अदरवाइज सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या प्रतिशत अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सिक्किम में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर महाराष्ट्र का नंबर आएगा। क्योंकि हमारे पास सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये ऑप्शंस में है ही नहीं, तो इसमें महाराष्ट्र सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जो ग्रामीण स्वच्छता है इसका अंग नहीं था। भारत निर्माण में ग्रामीण आवास, पेयजल और ग्रामीण सड़क, इन 3 चीज़ों पर बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, BIFR किससे संबंधित है? BIFR तो ये जो हमारी एक संवैधानिक संस्था है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड होता है BIFR। तो ये हमारी संबंधित है। जो पुराने पड़े हुए या फिर जो बंद होने वाली औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको कैसे पुनर्निर्माण किया जाए, उनको कैसे रिवाइव किया जाए, उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का, या फिर किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं किया गया है? तो जो आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि आर्थिक नियोजन से रिलेटेड पॉलिसीज़ जो हैं वो सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है,
मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार की वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन हैं आपके नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वो भारत सरकार के लिए वित्तीय सलाहकार का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 21। नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही नहीं है, क्या सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका जो पहला है कि नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलकर वार्ड समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, वार्ड से पार्षद निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, वार्ड में रहने वाले कोई भी 2 व्यक्ति उसमें समिति में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित होता है, ये गलत है। जो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा वो पार्षदों द्वारा चुना जाएगा। तो यानी कि 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा यानी कि हाईकोर्ट के जज की बात की गई है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र, अपना रेजिग्नेशन देगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा और राज्यसभा में गढ़ पूर्ति संख्या, जिसको कि इंग्लिश में कोरम भी बोलते हैं, तो कोरम क्या होती है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 1/10 होती है। हमेशा 1/10 संख्या गढ़ पूर्ति संख्या कहलाती है या फिर कोरम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आता है निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये गलत है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बिल्कुल सही है, ये है हमारा मौलिक कर्तव्य। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये मौलिक अधिकार है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 24 का। 25 आता है संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, जो कि बाद में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 आता है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट और अमरबेल। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है और ये कई सारे एग्जाम्स में कई तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लाइकेन है, वो वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोगी होती है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जाता है और कई तरीके से पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन हमेशा मुंह से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आता है पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, कार्बन डेटिंग विधि। क्वेश्चन नहीं निकाल, ये पृथ्वी की आयु की बात की जा रही है इसमें, तो पृथ्वी की आयु हमेशा यूरेनियम विधि से नापी जाएगी और कार्बन डेटिंग विधि से होती है पत्थरों की आयु या फिर कोई पुरातत्व साक्ष्य मिलते हैं उनकी आयु कार्बन डेटिंग विधि से नापी जाती है, लेकिन पृथ्वी की आयु यूरेनियम विधि से नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? तो फिनॉल का उपयोग हमेशा बैकेलाइट के यूज़ में किया जाता है, बैकेलाइट को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो जो हमने प्रकाश का चैप्टर साइंस के वीडियो में डिस्कस किया था तो उसी में से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 51 इसमें मार्क दिया हुआ है लेकिन आप इसको 31 मान के चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। नेक्स्ट आता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आ जाएगा भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? नृत्य, नाटक और संगीत, तो इसका जो हो जाएगा वो संगीत अकादमी हो जाएगा। संगीत अकादमी जो है वो इन तीनों को विकास के लिए सहायक है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत और गन्ने के खेत। क्वेश्चन नंबर 54 जो मोटर वाहन है उसमें से मीथेन नहीं उत्सर्जित होती है, जबकि लैड उत्सर्जित होता है। जो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है उसमें लैड होता है, ना कि मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो जो वर्ल्ड बैंक के जो 12वें अध्यक्ष हैं इस टाइम पे
वो दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं, दक्षिण कोरिया के जिम योंग किम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आएगा, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? जो नेबुलर परिकल्पना है वो आर्किमिडीज ने दी थी। ज्वारीय हाइपोथेसिस जो है जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने दी थी। गैसीय हाइपोथेसिस जो है चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी। ग्रहीय हाइपोथेसिस है वो कांत ने दी थी। तो इसमें जो आर्किमिडीज है ये भी सही है, ये भी सही है, और जो गैस का है वो चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो ज्वारीय हाइपोथेसिस है वो जेम्स जीन और हेरोल्ड जेफरी ने दी थी, जबकि नेबुलर जो परिकल्पना है वो दी थी पियरेस साइमन ने, और जो ग्रहों की थी वो चैम्बरलिन और फॉरेस्ट ने दी थी, चैम्बरलिन और फॉरेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ये कौन प्रमाणित करेगा राज्यों में कि ये एक मनी बिल है? तो जिस तरीके से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसी तरीके से राज्य विधानसभा में राज्यसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करेगा कि कोई भी बिल एक मनी बिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 58, तो जो बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था वो आसिफ उद दौला ने करवाया था, आसिफ उद दौला। क्वेश्चन नंबर 59, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में 2022 में भारत की रैंक क्या है? वेल्थ रिपोर्ट में भारत की रैंक पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्ड रैंक ऑप्शन बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय है ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका शुभारंभ किया गया, और ये जो शुरू किया गया है वो IITM पुणे में शुरू किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61, 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? सतत विकास से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, तो आप सतत विकास को लेके एक मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन सतत विकास को लेके आप लोग पढ़ते रहें, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उस पर वर्ल्ड वाइड चर्चा चल रही है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि 17 सतत विकास लक्ष्यों की सूची में भारत का स्थान क्या है, तो वो हो जाएगा, भारत का स्थान है 120वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 62 है कि जेट एयरवेज ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO है वो जेट एयरवेज ने किसको नियुक्त किया गया है? वो है संजीव कपूर। नेक्स्ट आता है LIC के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं वो कौन बनाए गए हैं LIC के? ये बनाए गए हैं सुनील अग्रवाल। नेक्स्ट आता है हाल ही में IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है, किस IIT द्वारा ये विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IIT कानपुर द्वारा, जो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है? सोलर एनर्जी का यूज़ करने वाली पहली एयरलाइन दुनिया की कौन सी बन गई है? ऑप्शन नंबर ए, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो सन लिंक्ड जो ईंधन है उसका उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विद्या बालन। 67 है डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुग को अपना DMD नियुक्त किया गया है? 67, तो जो भारतीय स्टेट बैंक है उन्होंने, भारतीय स्टेट बैंक का जो बोर्ड है उसने अपना DMD नियुक्त किया गया है नितिन चुग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 आता है भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का क्या नाम है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 68 का, जो कि रेल मंत्री ने खुद ही इसका परीक्षण किया गया था, वो था कवच। कवच प्रणाली जो है वो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है, भारत में खुद से ही विकसित की गई है ये। 69 आता है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो टेलीकम्युनिकेशन के जो विवाद हैं या फिर अपील हैं उनके निपटान के लिए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये जो है DN पटेल हैं जिनको नियुक्त किया गया है। किसने बुक लिखी है? द ब्लू बुक के नाम से एक बुक आई है, ये इसके लेखक कौन है? तो जो द ब्लू बुक के जो लेखक हैं वो हैं अमिताभ कुमार। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे वो आपको मार्क करने हैं। अगर आप 25 प्लस हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा लीक से हटके और अच्छा पेपर था।
तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।